स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। चलिए आज फिर एक नए टॉपिक के साथ मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय आपका हार्दिक स्वागत करती हूं और आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूं और उम्मीद करती हूं कि अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अगर सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू वेरी मच। चलिए आज शुरू करते हैं अपना एक नया क्लास। इंडैमनिटी एंड गारंटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स और अब आज से जो मैं क्लास शुरू कर रही हूँ वो है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। जनरल कॉन्ट्रैक्ट और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर होता है सबसे पहले तो ये समझ लो। देखो जनरल कॉन्ट्रैक्ट वो है जिसमें एक जनरल ट्रांजैक्शन होता है और उसके बीच में हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें कंसिडरेशन होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है और लॉफुल होते हैं सारी चीजें। इन सब के बावजूद कुछ ऐसी चीजें जिसमें कोई व्यक्ति जो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी डायरेक्टली कनेक्ट है, कुछ इसी तरह के स्पेशल एलिमेंट्स को लेकर के बनाए गए हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है एक इंडैमनिटी और गारंटी वाला, एक बेलमेंट वाला, प्लेज वाले और एजेंसी वाले। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट हमेशा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाते हैं। तो शुरू करते हैं इंडैमनिटी और गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। देखो इंडैमनिटी को हिंदी में कहते हैं हानि रक्षा पूर्ति और गारंटी को गारंटी कहते हैं। ठीक है, ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें किसी भी हानि से पूर्ति की आपको एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और उसमें आपको एक लॉसेस से बचाने की कोशिश की जाती है। राइट, कई सारे स्टूडेंट इंडैमनिटी और गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में बहुत कंफ्यूज होते हैं। ऐसा लगता है कि ये भी वही है और वो भी यही है। नहीं, दोनों अलग अलग है। सबसे पहले मैं कोशिश करती हूँ आपको इसके मीनिंग से समझाने की और उसके बाद मैं आपके डिफरेंसेस से इसको क्लियर करूंगी व्हाई दीज आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, जरा सबसे पहले कवर करते हैं सेक्शन। देखो इंडैमनिटी का जो सेक्शन है सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जो 124 सेक्शन है, 124 सेक्शन है धारा, वो कवर करती है इंडैमनिटी को, हानि रक्षा पूर्ति को। और ये क्या कहता है, देखो एक बात समझो कि जो इंडैमनिटी वर्ड है उसका लिटरल मीनिंग जो होता है वो सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस होता है, यानी हानि से उसकी सुरक्षा है ना, सिक्योरिटी फ्रॉम लॉसेस। तो अगर मैं कहूँ कि सेक्शन 124 क्या कहता है तो उसकी बात करते हैं। देखो 124 सेक्शन ने ये कहा कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, मैं आपको पूरा बताती हूँ कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी promises to save the other from loss caused to him by the contract of the promiser himself or by the conduct of any other person is called the contract of indemnity। देखो इसका सिंपल मीनिंग ये समझ लो, कोई भी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इस चीज से सुरक्षा देता है कि यदि उसकी वजह से या किसी थर्ड पार्टी की भी वजह से उस सामने वाले व्यक्ति को कोई भी नुकसान हुआ तो इस नुकसान से सुरक्षा करने का मैं आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ। मतलब मेरी जिम्मेदारी होगी इस नुकसान से पूर्ति करने की। हिंदी में कहा गया है हानि से रक्षा की पूर्ति है ये, हानि रक्षा पूर्ति। ठीक है, तो जो हानि रक्षा के अनुबंध होते हैं ये कहता है सेव अदर्स फ्रॉम लॉसेस, एक पर्सन को आप उसके नुकसान से बचाते हो, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो। एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको इसे समझाती हूँ। देखो जितने भी इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अगर उसमें हम लाइफ इंश्योरेंस को अलग कर दें, केवल लाइफ इंश्योरेंस को आप अलग कर दो, चाहे व्हीकल इंश्योरेंस हो, चाहे वो फायर इंश्योरेंस हो, मराइन इंश्योरेंस हो, कोई भी इंश्योरेंस उठा लो आप, उसमें क्या होता है, दो पार्टी हैं, एक व्यक्ति जिसने इंश्योरेंस लिया है और एक वो जो इंश्योरेंस देने वाली कंपनी है। वो ये कहती है, मान लीजिए एक कार पे अब हमने इंश्योरेंस लिया किसी कंपनी से, अब कार पे हमने व्हीकल इंश्योरेंस लिया है तो इस कार का कोई भी नुकसान चाहे वो मुझसे ही क्यों ना हो जाए जो कि मैं ओनर हूं, या फिर किसी थर्ड पार्टी ने कोई एक्सीडेंट कर दिया और मेरे कार को नुकसान हो गया है, तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दे रही है कि विद इन द टाइम पीरियड अगर इस कार को कोई नुकसान होता है तो हम इस नुकसान की सुरक्षा का आपको वादा करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, सुरक्षा का वादा है नुकसान होने पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडैमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें दो पार्टी होती है, एक होता है इंडैमनीफायर और जिसको इंडैमनिटी कह रहे हैं ना, इंडैमनीफायर, और एक होता है इंडैमनिटी होल्डर। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ में आ गई। अब आगे की बात करते हैं गारंटी की। देखो गारंटी और इंडैमनिटी क्यों अलग अलग हुए हैं जरा ध्यान देना।
हमने ये कहा था कि इंडेमनिटी में जो लॉस होगा उससे सुरक्षा है, और वो जो गारंटी की बात करते हैं इसमें एक मिस्टर ए एक मिस्टर बी के लिए मिस्टर सी से वादा कर रहे हैं कि अगर बी ने वो काम पूरा नहीं किया या गलत किया या कोई ऐसी बात हो गई तो मैं इसकी पूर्ति करूंगा। यानी बी अगर नहीं कर पाता है तो आई विल पे, आई विल फुलफिल द प्रॉमिस। तो ये जो चीज है ना, इसमें 3 पार्टी होते हैं, ठीक है। इंडेमनिटी में 2 पार्टी होंगे और गारंटी में हमेशा 3 पार्टी होंगे। और जो गारंटी देने वाला होता है, यानी जो गारंटर होता है, जिसको हम कह रहे हैं कि सिक्योरिटी दे रहा है, वो गारंटर ये कहता है अगर मिस्टर बी ने काम पूरा नहीं किया तो ए काम पूरा करेगा, क्योंकि ए गारंटी दे रहा है मिस्टर सी को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि दोनों के मैंने मीनिंग बता दिए हैं। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताती हूँ कि क्या है इन दोनों का डिफरेंस। एक बात हमेशा याद रखो, जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है उनका एक प्रिंसिपल होता है, और वो प्रिंसिपल ये कहता है कि नो कॉन्ट्रैक्ट अराइजेस कॉन्ट्रैरी टू लॉ। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कभी भी कानून से विपरीत नहीं जा सकता। कोई भी विपरीत होता है अगर कानून से तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। तो ये एक प्रिंसिपल है कॉन्ट्रैक्ट में। इसी चीज को ध्यान में रख करके स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स बने हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि क्यों ये अलग अलग है। तो जरा सी बात करें कि जो इंडेमनिटी की थी वो तो कहता है, प्रॉमिस करता है टू सेव द अदर फ्रॉम द लॉस, जो नुकसान अगर हो गया तो मैं पूर्ति करूंगा। जबकि गारंटी में क्या होता है, ये एक ओरल या रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें प्रॉमिस किया जाता है परफॉर्मेंस का, यानी उस जिस व्यक्ति की गारंटी दी जा रही है अगर वो व्यक्ति अपने प्रॉमिसेस को फुलफिल नहीं करता है या परफॉर्म नहीं करता है तो जिसने गारंटी दी है वो उस प्रॉमिस को फुलफिल करेगा और उस काम को पूरा करेगा, परफॉर्म करेगा, ठीक है। यानी अपनी लायबिलिटी को वो डिस्चार्ज करेगा। किसको देता है ये? वो थर्ड पार्टी को देता है। तो ये कहता है अगर वो कोई गलती होती है, गलती करता है, परफॉर्म नहीं करता है, डिफॉल्टर होता है, तो जिसने गारंटी दी है वो उस थर्ड पर्सन को उसकी पूर्ति करेगा, ठीक बात है। अब यहाँ पे कहता है, इसका मतलब एक दूसरा एग्जांपल, दूसरा जो बेस ले लेते हैं डिफरेंस का। जो इंडेमनिटी होते हैं उसमें 2 पार्टी होंगी। एक तो होगा इंडेमनीफायर, जिसने कि हु गिव्स इंडेमनिटी, ठीक है, जो सुरक्षा दे रहा है, और एक दूसरा होगा इंडेमनिटी होल्डर, जिसको सुरक्षा दी जा रही है, ठीक है, लॉस की। जबकि जो गारंटी है उसमें 3 पार्टी होंगी। एक होता है श्योरिटी जो कि गारंटी दे रहा है, दूसरा होता है प्रिंसिपल डेटर जिसके लिए गारंटी दी जा रही है, द पर्सन इन रेस्पेक्ट टू हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन, जिसके लिए गारंटी दी जा रही है, और तीसरा होता है क्रेडिटर जिसको गारंटी दी जा रही है, द पर्सन टू हुम द गारंटी इज गिवन, ठीक है। अब यहाँ ये कहता है क्या पर्पस होता है इंडेमनिटी का और क्या पर्पस होता है गारंटी का। इंडेमनिटी का पर्पस होता है रियम्बर्समेंट का, ठीक है, रियम्बर्समेंट का मतलब है उसकी पूर्ति करना, और जबकि गारंटी का पर्पस होता है सिक्योरिटी देना, उस क्रेडिटर को इस चीज की सिक्योरिटी दे देना कि तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। इस तरह की है ये चीज, ये जो कॉन्सेप्ट है कि तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, अगर ये नहीं पूरा करेगा तो मैं करूंगा। जबकि इंडेमनिटी में क्या होता है, यहाँ कोई ये नहीं कि वो नहीं करेगा तो मैं करूंगा, यहाँ तो पार्टी 2 है, वो साफ साफ कह देता है अगर आपको कोई नुकसान होता है, चाहे तो मुझसे, चाहे तो तुमसे खुद से या किसी तीसरे बंदे से, अगर इस चीज के बारे में कोई नुकसान होता है तो मैं इस नुकसान की पूर्ति करूंगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। जबकि गारंटी में वो ये कहता है अगर इस व्यक्ति ने काम को पूरा नहीं किया तो मैं हूं ना, मैं करूंगा इस काम को पूरा। तो ये सिक्योरिटी है। तो यहाँ पे ये कहते हैं अगर लायबिलिटी की बात करें तो जो लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर होता है वो प्राइमरी होता है, क्योंकि उसने डायरेक्टली खुद दे रहा है ये वादा कि इस सुरक्षा का मैं वादा देता हूँ, ठीक है। और ये तब अराइज होगा जब व्हेन द कंटिंजेंट इवेंट ऑकर्स, कोई भी बात अगर ऐसी हो जाए जिसका उसने वादा किया है। ध्यान रखना, हमने कहा है कि कोई लॉस हो जाता है तब, ठीक है। और जबकि जो गारंटी है उसमें लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी जो होती है वो सेकेंडरी होती है। क्यों होती है सेकेंडरी? क्योंकि जो प्राइमरी डेटर है वो डिफॉल्ट पे आएगा अगर वो काम पूरा नहीं करेगा या वो अपने प्रोमिसेस को फुलफिल नहीं करेगा, तो वो जो श्योरिटी है वो अपना काम पूरा करेगा, यानी उसकी सेकेंडरी हो गई लायबिलिटी, जबकि इंडेमनिटी में उसकी लायबिलिटी प्राइमरी होती है। अब आगे की बात करते हैं। अगर राइट्स की बात करें तो इंडेमनीफायर आफ्टर परफॉर्मिंग हिज पार्ट ऑफ द प्रॉमिस हैज नो राइट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। जब एक इंडेमनीफायर अपनी वादे को पूरा करता है तो वो थर्ड पार्टी के संबंध नहीं रखता, थर्ड पार्टी से उसका लेना देना नहीं होता। जबकि गारंटी में ये चीज
बिल्कुल पलट जाएगी। ध्यान दीजिएगा, आपने गारंटी जिस व्यक्ति को दी है उस व्यक्ति को आप उस नुकसान की पूर्ति कर दोगे या वो प्रॉमिस को फुलफिल कर दोगे। अब जिससे नुकसान हुआ था ना, अब इसकी पूर्ति वो जो गारंटर है वो उससे करेगा, यानी थर्ड पार्टी के साथ में भी उसका रिश्ता रहता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि वो जो प्राइमरी डेटर है ना उसकी जगह पर वो खुद आ जाता है। ठीक है, प्राइमरी डेटर की जगह पे आ जाता है और प्राइमरी डेटर की जगह पे आने के बाद अब वो उस अपनी चीजों की वसूली करेगा। इसका मतलब ये हुआ जो श्योरिटी होता है स्टेप्स इनटू द शू ऑफ द क्रेडिटर। अब क्रेडिटर के शू में वो अपना एज अ रोल प्ले कर लेता है। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर गारंटी की बात करें कि ए ने बी को गारंटी दी है कि अगर सी व्यक्ति ने काम को पूरा नहीं किया तो मैं करूंगा आपको ये काम पूरा, है ना। तो यहाँ पे सी ने काम पूरा नहीं किया तो ए कर रहा है, या सी की वजह से कोई नुकसान बी को हुआ तो ए उसकी पूर्ति कर रहा है। अब जब इसकी पूर्ति करेगा ना तो इससे वसूल करने का अधिकार अब ये रखता है, क्योंकि इसके शो में अब वो अपना रोल चेंज कर गया है। जैसे बी वसूल करता तो बी ने तो नहीं वसूल किया क्योंकि ए ने गारंटी दे रखी थी, तो ए ने उसकी पूर्ति कर दी, तो बी तो हो गया साइड में। अब ए और सी का जो डायरेक्ट कनेक्शन है ना, वो ए अब एक तरीके से क्रेडिटर के शू में आ गया। अब वो वैसे ही वसूल करेगा जैसे बी वसूल करता। ठीक बात है। तो यहाँ पे रोल चेंज हो जाता है, जो राइट्स का और लायबिलिटी का मामला है वो रोल चेंज हो जाता है, जबकि इंडेमनिटी में नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा कि किस तरह से आगे चलेगी चीजें। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये चीज ध्यान रख लेनी चाहिए। इंडेमनिटी को याद करने का बेस्ट तरीका है कि इंश्योरेंस के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मगर ध्यान रखना लाइफ इंश्योरेंस नहीं। लाइफ इंश्योरेंस में आपको पता है कि लाइफ का मतलब एक पर्टिकुलर इवेंट होने के बाद ही इंश्योरेंस कंपनी उसका नुकसान तो नहीं कहना चाहिए, उसकी पूर्ति करती है। वो नुकसान की पूर्ति तो कर नहीं सकती, फिजिकल फॉर्म में नहीं ला सकती वो, और किसी भी व्यक्ति का जो सब्सिट्यूट है वो मनी कभी हो ही नहीं सकता, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन लॉस की पूर्ति वो पर्टिकुलर पीरियड में करती है, और लाइफ का कोई पर्टिकुलर पीरियड सर्टेन पीरियड नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि इंश्योरेंस के सभी कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट कहे गए हैं एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस। क्लियर है? तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लो है लाइफ जो इंडेमनिटी वाले हैं। एक तो गजानन मोरेश्वर पार्लेकर वर्सेस द मोहेश्वर मदान, ये 1942 में हुआ था, और इसमें कुछ केस था, बॉम्बे का केस था ये, और इसमें जमीन ली गई थी और जमीन के ऊपर बिल्डिंग बनाई गई थी और उसका फिर मॉर्गेज हुआ था। तो इसमें ये गारंटी वाला जो इंडेमनिटी का है ये वो केस लॉ है। अगर आपको याद रहे तो सिर्फ केस लॉ को कोट कर देना, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं। ठीक है, आगे की बात करते हैं। जो इंडेमनिटी के एग्रीमेंट होते हैं उनकी वैलिडिटी क्या होती है, यानी कब तक वो वैध माने गए हैं। ये कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज वन ऑफ द स्पीसीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द प्रिंसिपल एप्लीकेबल टू द कॉन्ट्रैक्ट इन जनरल आर आल्सो एप्लीकेबल टू सच कॉन्ट्रैक्ट सो मच सो दैट द रूल्स such as free consent, legality of object are equally applicable। अब ये कहता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर कंसेंट फ्री ना हो और वो इंडेमनिटी की कॉन्ट्रैक्ट हो, तो आपको ध्यान है कि अगर कंसेंट फ्री नहीं होती तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जनरली हम ये मानते हैं कि वॉइड होंगे। बिल्कुल इसी तरीके से इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट भी अगर किसी धमकी में, किसी पीड़ा दे करके, किसी भय से, किसी बंदूक की नोक पे रख करके आपने किसी से इंडेमनिटी ली होगी तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माने गए हैं। तो यहाँ ने कहा है वैलिडिटी का अगर मैटर पढ़ते हैं हम इंडेमनिटी में, तो ये कहता है जिस तरह से जनरल कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी होती है बिल्कुल वैसे ही इसकी वैलिडिटी होती है। और एक और चीज हमेशा याद रखो कि इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट कभी भी पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में नहीं हो सकते, यानी लोगों का हित उसके विरुद्ध ना हो जाए उसके अगेंस्ट में कभी भी नहीं होते ऐसे इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कहता है ना ही तो अनलॉफुल होने चाहिए, ना ही तो अगेंस्ट टू पब्लिक इंटरेस्ट होने चाहिए। ये चीज थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक बात है। अब आगे की बात करते हैं इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स कैसे होते हैं, ये सेक्शन 125 कवर करता है। 124 ने तो डेफिनेशन को कवर किया, 125 ने कहा है राइट्स क्या होते हैं। तो अब राइट्स क्या क्या होंगे। सबसे पहला इंडेमनिटी होल्डर की बात कर रहे हैं। देखिएगा दो पार्टी है इंडेमनिटी होल्डर, जिसको यानी इंडेमनिटी दी है, रक्षा की पूर्ति का वचन दिया गया है, तो उसके क्या राइट होंगे। वो रिकवर कर सकता है डैमेज को, वो रिकवर कर सकता है कॉस्ट को, वो रिकवर कर सकता है जो सम उसने पे करी है किसी कॉम्प्रोमाइज के अगेंस्ट में। ठीक है, राइट टू स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए भी स्यू कर सकता है। जैसे किसी तीसरे पार्टी से उसने कोई स्पेशल परफॉर्मेंस करवाया हो तो उसके लिए भी वो स्यू करने का अधिकार रखता है। ये तो हुए इंडेमनिटी होल्डर के।
अगर मैं बात करूं कि इंडेमनीफायर यानी जिसने इंडेमनिटी दी है उसके क्या राइट्स हैं, ये भी इसी सेक्शन में कवर किए गए हैं, यानी सेक्शन 125। तो 125 में इंडेमनीफायर के जो राइट्स है उसमें ये कहता है कि अगर principle of where one person has agreed to indemnity the other, he will on making good the indemnity be entitled to succeed to all the ways and means by which the person indemnified might have protected himself against the reimburse himself for loss। सिम्फनी और थॉमसन का ये केस हुआ था, और ये हुआ था आपके केस 1989 में। इसमें कुछ ऐसा रहा था कि एक बोट थी, नाव थी, और उसमें ये केस था, फिशिंग बोट थी, और उसमें ये माना गया था कि ये जो फिशिंग बोट है इसको यूज़ किया जाएगा, लेकिन इसका यूज़ किया नहीं गया और वो नाव खराब हो जाती है, टूट जाती है। तो इसमें जो बात हुई थी इंडेमनीफायर की, तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट बना था, और इसने क्लियर बता दिया था कि 3 पार्टी होनी चाहिए। ये इंडेमनिटी का केस ना होकर के गारंटी केस हो गया था, और इसमें जो प्रिंसिपल डेटर था, उस प्रिंसिपल डेटर की काम को पूरा ना करने की वजह से जो इसका श्योरिटी था उसने इस वचन को पूरा किया था कि कोई भी चीज खराब हुई है तो मैं पे करूंगा। ठीक है, तो ये चीज आ गई थी, और तो इसमें ये आ गया कि चाहे तो उसकी तरफ से नुकसान हुआ हो या किसी और की तरफ से नुकसान हुआ हो, इसमें वो काम करेगा, अपनी वचन की पूर्ति करेगा। अब बात करते हैं गारंटी की कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होते हैं। ध्यान रखो, जैसे 124 और 125 सेक्शन मैंने बताया कि ये इंडेमनिटी के हैं, तो ये ऑलमोस्ट 130 से लेकर के 145 तक के सेक्शन गारंटी के हैं। अब गारंटी क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, इट इज टाइप ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। अगर उससे कोई गलती होती है या कमी होती है तो वो थर्ड पार्टी को गारंटी देता है कि मैं इस प्रॉमिस को खुद फिल करूंगा या फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं परफॉर्म करूंगा। ठीक है, द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड द श्योरिटी। जो व्यक्ति ऐसी गारंटी देता है हम उसको बोलते हैं श्योरिटी। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, एक होता है इसमें प्रिंसिपल डेटर, यानी जिसके लिए गारंटी दी जा रही है वो तो होता है प्रिंसिपल डेटर, और जिसको गारंटी दी जा रही होती है वो होता है क्रेडिटर। 3 तरह के इसमें पार्टी हो गई। आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आना चाहिए कि तीनों पार्टी किस तरह से रोल प्ले करेंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो श्योरिटी होता है यानी जिसने गारंटी दी है उसकी क्या क्या लायबिलिटी होती है। इसकी लायबिलिटी बहुत सारी होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो प्रिंसिपल डेटर के रोल प्ले करेगा। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं जो किस तरह से अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करता है। तो ये कहता है एनी वेरिएंस मेड विदाउट द श्योरिटी कंसेंट इन द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड द क्रेडिटर डिस्चार्जेस द श्योरिटी एज टू ट्रांजैक्शन सब्सिक्वेंट टू द वेरिएंस। अगर उसको बिना बताए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव किया गया तो श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से छूट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई एक व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति को मतलब दूसरे व्यक्ति की गारंटी दे रहा है कि अगर ये काम पूरा नहीं करेगा तो मैं करूंगा, और उस गारंटी देने के बाद आप उस मेन कॉन्ट्रैक्ट में कोई बदलाव कर लेते हो, तो अब जो श्योरिटी है जिसने गारंटी दी थी उसका कोई भी लायबिलिटी नहीं रह जाएगी। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई बदलाव किया जाए तो जो श्योरिटी है उसकी कंसेंट मिलनी जरूरी है। विदाउट कंसेंट या विदाउट उसकी इंफॉर्मेशन के अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव किया जाता है तो श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से छूट जाएगा, मुक्त हो जाएगा। ठीक बात है, ये इस तरह की बात रहेगी। अब ये कहता है अगर प्रिंसिपल डेटर ने अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर दिया तो अब क्या होगा, तो जो श्योरिटी होता है ना वो उसके शू में आ जाता है, यानी प्रिंसिपल डेटर तो अब बीच में से हट जाएगा। अब जो मेन क्रेडिटर है वो और जो ये श्योरिटी है वो दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, डायरेक्ट का रिश्ता बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आगे करके हमने इस लायबिलिटी को बताया है। अब ये कहते हैं श्योरिटी के कुछ राइट्स हैं। श्योरिटी का राइट है वो सिक्योरिटी इसको ले सकता है, यानी जो सुरक्षा उसने दी थी वो ले सकता है। राइट टू शेयर, जितना भी प्रॉफिट हुआ होगा उस प्रॉफिट में वो हिस्सा ले सकता है। एंड राइट टू सेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या सेट ऑफ द सेटलमेंट, वो सारी चीजों को निवृत्त कर सकता है, निपटारा कर सकता है। यहाँ लास्ट में एक चीज कहती हूँ, गारंटी और इंडेमनिटी के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें एक चीज है, हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है, वो कहता है ट्रस्ट बट वेरीफाई। किसी पर भी विश्वास करो लेकिन उसका सत्यापन जरूर करो। और अब जो बिजनेस वर्ड है वहां पे ये कहता है ट्रस्ट बट कवर। विश्वास भी करो और उस विश्वास का पूर्ति ना होने पर या उसका खंडन होने पर उसकी कवरेज भी करो, यानी उसको वसूल भी करो। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं ये आपको ध्यान रखनी चाहिए जब भी आप गारंटी या इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। तो एक तो है ट्रस्ट
बट वेरीफाई, और एक है ट्रस्ट बट कवर। ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज के बिजनेस वर्ल्ड में इन चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जहां जबान की ही कीमत है। पूरी उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आएगा और आपको इंडेमनिटी और गारंटी के जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे। सीधी सीधी सी बात है, आपको इंडेमनिटी में 2 पार्टी का याद रखना है और जो गारंटी है उसमें 3 पार्टी का याद रखना है। ये कहता है यहाँ कोई नुकसान होगा तो पूर्ति होगी, और यहाँ पे वो कहता है कि कोई एक काम पूरा नहीं होगा तो वो काम खुद पूरा करेगा, इस चीज की उसने गारंटी दी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। थैंक